देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। डाउ जोन्स ने 7 दिन की तेजी को दिया विराम। एशियाई बाजारों में कमजोरी, जापान का बाजार निक्केई 1.5% नीचे और SGX निफ्टी में 0.25% की गिरावट। लगातार 5वीं तिमाही TCS ने किया बाजार को मायूस। डॉलर आय 3% से कम बढ़ी। सुबह 8:45 बजे CNBC आवाज से जुड़ेगा TCS का मैनेजमेंट। आज से खुल रहा है कॉफी डे एंटरप्राइजेस का IPO। प्राइस बैंड 316 से 328 रुपए के बीच 1150 करोड़ रुपए जुटाने की कंपनी की योजना। सितंबर के थोक महंगाई दर के आंकड़े आज। आवाज पोल के मुताबिक WPI -4.95% से बढ़कर -4.4% रहने का अनुमान। और घरेलू शिपिंग कंपनियों को बढ़ावा देगी सरकार। शिपिंग कारोबार में 50% ऑर्डर घरेलू कंपनियों को देने की सिफारिश। CNBC आवाज एक्सक्लूसिव। 2 दिनों की कमजोरी के बाद भारतीय बाजारों के लिए आज दुनिया भर के बाजारों से फिर से संकेत थोड़े नरमी की तरफ और TCS के नतीजों पर भी होगा बाजार का रिएक्शन। आज है दिन बड़ा हिंदुस्तान लीवर के नतीजों के लिहाज से। बड़ा सवाल है कि क्या हम 8000 की तरफ पहले बढ़ेंगे या 8200 दिखेगा। इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह और मैं हर्षिता सावंत। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जो संकेत मिल रहे हैं, ऐसी संभावना है कि शुरुआत थोड़ी सी लड़खड़ाएगी जरूर। कल जहां पर 8131 के आसपास निफ्टी की समाप्ति रही, आज पूरी संभावना है कि हम 8100 के आसपास खुलेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में हमने देखा है अब हल्की मुनाफा वसूली बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, क्यों 7 दिनों की तेजी पर लगा है विराम? आशीष हमारे साथ है यही बताने के लिए। आशीष जी, अमेरिकन मार्केट में थोड़ा सा दबाव जरूर था कल के ट्रेडिंग सेशन में। हालांकि ज्यादातर लोग मान रहे हैं जो 7 दिनों के, जैसे आपने कहा, डाउ में लगातार तेजी थी, उसके बाद इसे एक माइनर पुल बैक की तरह आपको ट्रीट करना चाहिए इस समय। तो 1/4 से 3/4% के आसपास की कमजोरी के साथ अमेरिकन मार्केट्स कल क्लोज हुए। हालांकि जब कल डाउ फ्यूचर्स आप देख रहे थे तो शायद आपने देखा होगा 100 के आसपास ही कमजोरी थी, तो उस लेवल से तो कुछ कहीं बेहतर क्लोजिंग हुई है। 50 अंक के दबाव के साथ डाउ फाइनली बंद हुआ है। क्यों दबाव आ रहा है? एक तो कच्चे तेल में जो हल्का हल्का वो प्रेशर आ रहा है, तो थोड़ा बहुत उसने मूड बिगाड़ना शुरू कर दिया, उसका दबाव है। दूसरी दिक्कत की बात, जो लगातार इंडिकेशन चाइना से स्लो डाउन के आ रहे हैं। कल जो डेटा आया था उसके बाद अमेरिकन मार्केट थोड़ा सा नर्वसनेस के साथ कामकाज कर रहे थे, और अमेरिका में बड़ी की अर्निंग्स, दिग्गज कंपनियों के नतीजे आने थे, तो उससे पहले भी एक नर्वसनेस थी। दिन के दौरान सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट अर्निंग आई थी जॉनसन एंड जॉनसन की, और उसने भी डिसअपॉइंट किया, इसीलिए आप ये दबाव देख रहे हैं। हालांकि आफ्टर मार्केट जो JP मॉर्गन चेस के नंबर्स आए वो भी कमजोर थे, सिर्फ इंटेल के नंबर्स कुछ बेहतर आपको नजर आएंगे। अदरवाइज थोड़ा सा लैकलस्टर ट्रेड था। यूरोप के ट्रेडिंग सेशन आपकी स्क्रीन पर, और यहां पर दबाव है। इनफैक्ट मंडे को भी आपने देखा होगा मिला जुला कामकाज था, तब फ्रांस और लंदन के मार्केट दबाव के साथ ट्रेड कर रहे थे, और कल भी यहां पे 1% के आसपास की कमजोरी थी। एक तो यूरोप, ध्यान रखें, 2 इंपॉर्टेंट चीजों पे ज्यादा रिएक्ट करता है। कमोडिटी मार्केट्स में अगर दबाव आता है तो उसका रिएक्शन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कल एशिया कमजोर था, चाइना को लेकर कंसर्न से जो डेटा आया था, हालांकि चाइना का मार्केट तो हरे निशान में बंद हुआ था, लेकिन उसने नर्वसनेस डाली यूरोपियन मार्केट्स में, इसीलिए यहां पे प्रेशर के साथ ही कामकाज हुआ। एशिया आपकी स्क्रीन पर आएगा। एक तो हम वीक क्यूज पिकअप कर रहे हैं ओवरनाइट जो अमेरिका से आए हैं, इसलिए एशिया मार्केट प्रेशर के साथ ट्रेड करते हुए, और SGX निफ्टी दर्शा रहा है, जैसे आप लोग बातचीत भी कर रहे थे, 1/4% के आसपास के दबाव के, हल्की सुस्ती के इंडिकेशंस। जी हाँ, हल्की नरमी देखने को मिल रही है। शुक्रिया आशीष इस जानकारी के लिए। अनिल, ये जो हल्की बिकवाली अब देखने को मिल रही है, और स्पेशली जो 7 दिनों की तेजी पर लगाम लगती हुई दिखाई दी है अमेरिका में, क्या संकेत है कि अब वहां पर तेजी के ट्रेडर्स थक रहे हैं? क्या ग्लोबल मार्केट्स में फिर कुछ दबाव आएगा जिसका असर भारत में भी दिखेगा? उम्मीद के मुताबिक ट्रेड हुआ है हर्षिता। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि उम्मीद से बेहतर ही हुआ है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिकी बाजार काफी तेजी से नीचे खुले, उसके बाद शानदार रिकवरी और उतार चढ़ाव के बीच फाइनली मामूली लाल निशान के साथ क्लोजिंग हुई, ठीक उसी तरह जैसा कि कल भारतीय बाजारों का ट्रेंड था। तो एक बात तो साफ है कि जो आपको दुनिया भर के बाजारों से संकेत पड़ने, पहला तो ये कि क्योंकि बाजार एक अच्छा रनअप दिखा चुके हैं सारे दुनिया भर के बाजार, तो कहीं कहीं आप उन्हें प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हर रोज आपको बाजार ऊपर ही जाते हुए दिखेंगे। दूसरा संकेत जो अमेरिकी बाजारों से मिल रहा है वो ये कि अब यहां से शायद थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपको बढ़ता हुआ नजर आए, तो वो उतार चढ़ाव बढ़ने के संकेत इंट्राडे सेशंस में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तीसरी बात,
अब चीन से फिर से संकेत डेटा को लेकर आते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो डिवैल्यूएशन की खबरों को लेकर हो या फिर वहां के डेटा को लेकर हो, जिस पर बाजारों का रिएक्शन हो सकता है। इन सबके बीच में एक अच्छी बात जो दिख रही है वो ये कि पहली बात तो ये कि एशियाई बाजार निचले स्तरों से थोड़ी सी रिकवरी दिखाने के मूड में, कमजोरी तो है इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं। और दूसरी बात है कि एसएक्स निफ्टी भी बहुत ज्यादा कमजोर नहीं है। कल भी आप देखिए जितनी कमजोरी के साथ हम बंद हो सकते थे उसके मुकाबले में काफी बेहतरीन रिकवरी होकर हम बंद होते हुए नजर आए। और आज भी अगर 15-20 पॉइंट की कमजोरी ही एसएक्स निफ्टी दिखा रहा है तो इसे कोई बहुत ज्यादा कमजोरी नहीं कही जानी चाहिए। तो दुनिया भर के बाजारों में थोड़ा सा सावधानी का माहौल आता हुआ दिख रहा है और उस सावधानी के माहौल को हमें बहुत ध्यान से देखना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अब तक जो तेजी बनी है उसमें सबसे ज्यादा क्रेडिट दुनिया भर के बाजारों की तेजी को जाती है और ऐसे में ये बाजार थकते हुए नजर आते हैं, अटकते हुए नजर आते हैं, तो हमारे लिए ऊपर जाना या ऊपर के लेवल पर बने रहना मुश्किल होगा। तो ये एक संकेत हमें दुनिया भर के बाजारों से आज लेना चाहिए। लेकिन कुछ डेटा पॉइंट्स पर भी अगर आप गौर करें, एफआईआईज शुक्र है कि खरीदारी लगातार करते हुए दिखाई दे रहे। खासतौर से कैश में हमने देखा है जितनी एफआईआईज ने खरीदारी की है उतनी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने बेचा है। लेकिन वायदे बाजार में हमने देखा है वो जो बिकवाली का नंबर है वो थोड़ा बड़ा दिख रहा है, इसे कैसे पढ़ें? इसमें कोई डाउट नहीं कि वायदा कारोबार के आंकड़े ज्यादा बुरे हैं, लेकिन इस बुरे आंकड़े में एक ही अच्छी चीज जो है हर्षिता वो ये कि चाहे आप इंडेक्स फ्यूचर्स के आंकड़े देखें और चाहे स्टॉक फ्यूचर्स के, दोनों ही जगह एफआईआईज की बिकवाली जरूर हुई है, लेकिन बिकवाली के साथ साथ ओपन इंटरेस्ट कम होता हुआ दिखा है। इसका मतलब साफ है कि एफआईआईज ने अपनी तेजी की पोजीशंस कम की है। तो इन लेवल्स के आसपास एफआईआईज ये सोच रहे हैं कि थोड़ा सा हल्का हुआ जाए, बजाय इसके कि बहुत तेजी से शॉर्ट पोजीशन बनाए, मंदी की पोजीशन बनाए और उम्मीद करें कि बाजार तेजी से टूटेंगे। ऐसा मूड तो कम से कम डेटा में नहीं दिखा। लेकिन एफआईआईज का सावधान होना भी ट्रेडर्स के लिए एक सावधानी का कारण बनता ही है, इसमें कोई सवाल नहीं। तो ऐसे में एफआईआईज कैश मार्केट में अपना कमिटमेंट बरकरार रखे हुए हैं, जो ये बता रहा है कि बाजार में नीचे के लेवल पर उनकी खरीदारी फिर से आती हुई दिखेगी और आएगी। दूसरी तरफ वायदा कारोबार में जो बिकवाली के आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि ऊपर की तरफ वो थोड़े से हल्का होना चाहते हैं। बाजार में इन लेवल्स के ऊपर जाने के लिए अब नए ट्रिगर्स की जरूरत होगी जो दिख नहीं रहे, चाहे वो हमारे यहाँ हो चाहे दुनिया भर के बाजारों के हो, और उस लिहाज से बिकवाली कर रहे हैं। दूसरा बड़ा आंकड़ा जो दिख रहा है लगातार दूसरे दिन ऑप्शंस में बिकवाली का एफआईआईज की तरफ से, और ये इंटरेस्टिंग है। बजाय फ्यूचर्स को सीधे तौर पर बेचने के एफआईआईज ऑप्शन बेचना प्रीफर कर रहे हैं और काफी हद तक कॉल ऑप्शंस बेचना प्रीफर कर रहे हैं, क्योंकि कहीं कहीं एफआईआईज को यह संकेत मिल रहा है कि 8,200 8,300 निफ्टी पर वो जोन है जिसके पार जाने में निफ्टी को काफी मुश्किल है। 17,800 के आसपास बैंक निफ्टी अटकता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में ऑप्शंस बेचकर प्रीमियम कमाई जाए ताकि जैसे जैसे आप एक्सपायरी के नजदीक पहुंचेंगे इसकी प्रीमियम में कमी होती हुई दिखेगी। तो कॉल ऑप्शंस में काफी हद तक बिकवाली एफआईआईज की तरफ से होती हुई दिखी, ये संकेत आते हुए दिख रहे। तो वायदा कारोबार के संकेत सावधानी की तरफ है, लेकिन कैश मार्केट के संकेत ये बता रहे हैं कि निचले स्तरों से अब भी आप उम्मीद रख सकते हैं कि एफआईआईज की खरीदारी आएगी। वायदे बाजार में क्योंकि संकेत थोड़े से नरमी के हैं, चिंताजनक है, अब ट्रेडर्स की क्या रणनीति होगी? डेटा क्या इशारा कर रहा है कि फिर से कुछ रुझान मंदी की तरफ बढ़ रहा है या बिकवाली की तरफ बढ़ रहा है? मंदी की तरफ बढ़ना कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। हाँ, एक रुझान साफ है कि सावधानी की तरफ बाजार बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो वो जो पिछले हफ्ते तक जोश था लोगों में कि हमें खरीदना है, हर डिप पे खरीदना है, गायब हो रहा है, वो थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है। अब हर्षिता, आज उस लिहाज से वायदा कारोबार के संकेत एक साफ दिख रहे हैं। एक्चुअली बहुत कम वक्त ऐसा होता है जब डेटा इतने साफ दिखते हैं, ऊपर के भी, नीचे के भी और ट्रेडिंग रेंज के भी। तो सबसे पहले डेटा बात करें कि नीचे की रेंज कहाँ है। 8,000 के लेवल पर अब भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में बना हुआ है, 50 लाख शेयरों से ज्यादा का है। 8,100 पर भी अच्छा दमदार ओपन इंटरेस्ट है। तो 8,000 आपके लिए नियर टर्म एक पोजिशनल ट्रेडर्स के लिहाज से बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये नीचे की रेंज हो गई। ऊपर आप कितना जा सकते हैं? 8,200 और 8,300 दोनों ही लेवल पर ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में जबरदस्त बना हुआ है। हालांकि शिफ्ट हुआ है 8,300 से 8,200 की रेंज में, लेकिन ऊपर की रेंज भी आपके लिए बहुत साफ डिफाइन है, 8,200 से लेकर 8,300 की। अब वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए आज जो अहम आंकड़ा है वो है 8,100 का। अगर आज आप 8,100 के ऊपर बने हुए हैं तो तेजी के रुझान के साथ ही रहें। तब ये ना सोचे कि हम 20-30 पॉइंट नीचे हैं यानी कि मंदी में, क्योंकि 8,100 आज पूरी तरह से निर्णायक लेवल है जो ये डिसाइड करेगा कि इसके ऊपर बने रहने पर तेजी करने वाले ट्रेडर्स का अब भी पलड़ा भारी है। 8,100 के नीचे जाने पर मंदी करने वाले हावी होते हुए दिखेंगे। और अगर 8,100 के नीचे बाजार ने वक्त बिता दिया, घंटे भर टिक गए, तो फिर जो 45 लाख शेयरों से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है ना यहाँ पर पुट में, वो पोजीशन कम होने का, उसका दबाव बढ़ने का खतरा जो बढ़ेगा वो आसानी से निफ्टी को 50-75 पॉइंट और नीचे ले जा सकता है। तो इसलिए 8,100 का लेवल बाजार के लिए तेजी करने के लिए आज से भी होल्ड करना बेहद जरूरी है। उसके नीचे हम ना ट्रेड करें तो ही सही है। बैंक निफ्टी में संकेत अभी भी मिले जुले हैं।
बैंक निफ्टी अगर 17,400 या यूं कहें कि कल का लो 17,450 के आसपास का लेवल ना तोड़े तब तक घबराए नहीं। अगर वो तोड़ दें तो 250 पॉइंट की 17,200 तक की एक रिस्क नीचे बैंक निफ्टी के लिए खुलती हुई दिखती है। ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी को 17,800 के पार जाना मुश्किल है, तो ये भी कंसोलिडेशन के मूड में है, इसी रेंज में वक्त बिताता हुआ दिख सकता है। ओवरऑल वायदा कारोबार के आंकड़े यही कह रहे हैं कि कल के सेशन में कोई नई पोजीशंस निफ्टी फ्यूचर्स में नहीं बनी है, बैंक निफ्टी में नहीं बनी है, पोजीशंस कम ही हो रही है, तो ट्रेडर्स थोड़े हल्के होते दिख रहे हैं। तो काफी लंबे समय बाद ऐसा लग रहा है कि तेजी करने वाले ट्रेडर्स अपनी थोड़ी पोजीशन हल्की कर रहे हैं। वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है, लेकिन बाजार में बड़ा मूव 8,000 के नीचे आए या 8,200 8,300 के ऊपर आए, वैसे डेटा दिख नहीं रहे। चलिए, तो थोड़ा बहुत और बाजार इन लेवल्स पर झूलता हुआ दिखाई जरूर देगा। आज आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए उस पर हम करेंगे बात, लेकिन फिलहाल हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। कौन से वो टॉप 10 स्टॉक्स आपके रेडार पर रहे आज के सत्र में, वो आपको बताएंगे। और साथ ही शिपिंग कंपनियों के लिए क्या है बड़ी खुशखबरी, खासतौर से भारतीय शिपिंग कंपनियों के लिए क्या है बड़ी खुशखबरी, ये आपको एक्सक्लूसिव खबर हम लेकर बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आज नजरें रहेंगी भारतीय बाजार के ओपनिंग ट्रेड पर, जहां पर संकेत है कि थोड़ी सी नरम शुरुआत रहेगी, खासतौर से जब दिग्गज कंपनी टीसीएस के नतीजे भी कुछ निराशाजनक आए हैं। याद रखिए, ये 5वीं तिमाही है जहां पर टीसीएस आप कह सकते हैं निराश करता हुआ दिखाई दिया है। डॉलर रेवेन्यू में हमने देखा है उम्मीद से कम वो आंकड़ा देखने को मिला, और इसका पूरा असर आज स्टॉक प्राइस पर देखा जाएगा। पिछले 2 दिनों में अनिल वैसे भी हमने देखा है स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट हुआ। डॉलर रेवेन्यू सिर्फ 3% पर आई है, हम उम्मीद कर रहे थे कि 3% से ज्यादा की आएगी। हालांकि मैनेजमेंट इसको लेकर थोड़ा सा बुलिश साउंड कर रहा है। उनके लिहाज से सेकंड क्वार्टर इनफैक्ट अच्छा है। तो पहले मैनेजमेंट की राय सुन लेते हैं और उसके बाद मैं आपकी एनालिसिस समझना चाहूंगी कि क्या करना चाहिए निवेशकों को। टीसीएस के एन चंद्रशेखर कह रहे हैं कि Q2 Q1 से काफी बेहतर है और आगे का भी माहौल कुछ बेहतर ही दिख रहा है। There is always an acceleration from Q1 to Q2, which has happened this year also. If you see the constant currency growth, it was 3.5% last quarter. It has accelerated to 3.9%. Our volume growth has also gone up from 4.8% to 4.9%. If you see the margins have improved. And if you see the growth across segments, we have delivered a very, very secular growth. तो मैनेजमेंट थोड़ा सा बुलिश जरूर है, वो कॉन्फिडेंस जरूर है उनकी कमेंट्री में, लेकिन नतीजे और नंबर्स कुछ और कह रहे हैं। अनिल, बड़ा कंफ्यूजन वाला मामला है टीसीएस में, जहां एक और रेवेन्यू लेवल पर गाइडेंस या यूं कहें कि जो अंदाजा था उसे मिस किया है, बाकी सारे पैरामीटर्स पर टीसीएस इन लाइन है। अब टीसीएस का मैनेजमेंट ये कहता है कि दूसरी तिमाही अच्छी थी और उसके बाद आगे सेकंड हाफ के लिए आउटलुक अच्छा है, तो हम तो इसे अच्छी तिमाही नहीं मान रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट अगर इसे अच्छी तिमाही मानकर आगे 6 महीने अच्छा मान रहा है तो वो कितना अच्छा। तो अब ये है कि थोड़े कमजोर नंबर्स, थोड़ा बेहतर आउटलुक, अब दोनों एक दूसरे को नलीफाई करते हैं। अब दूसरी बात स्टॉक प्राइस के इम्पैक्ट की, इसमें कोई डाउट नहीं कि अदरवाइज इस नंबर पर स्टॉक को गिरना चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है कि पिछले 2 दिनों से स्टॉक ऑलरेडी कमजोर हो रहा है, काफी शॉर्ट्स बने हुए हैं, तो ये भी होगा इन नंबर्स के दम पर उन शॉर्ट सेलर को वो एक डाउनसाइड तुरंत नहीं मिलेगी जो शायद वो आज सुबह सुबह देखना चाहते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि टीसीएस में हो सकता है आपको शांत शुरुआत होती हुई दिखे, उसके बाद दोनों ही तेजी और मंदी करने वाले ट्रेडर्स एक दूसरे को भांपने की कोशिश करें कौन भारी पड़ता है। लेकिन चूंकि कमजोर शॉर्ट्स ज्यादा है तो हो सकता है एक बार सुबह सुबह आपको शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिले, लेकिन जब ये शॉर्ट कवरिंग आए तभी आपके लिए निकल जाने का मौका है या फिर फ्रेश मंदी की पोजीशन बनाने का मौका, क्योंकि अल्टीमेटली एक डायरेक्शन के तौर पर आप इन सबको एक साथ मिलाकर देखें तो फिर टीसीएस के नंबर्स अच्छे तो नहीं है और टीसीएस को यहां से कम 2-3% 4% तक नीचे जाना चाहिए। इन नंबर्स के दम पर आप ये कह सकते हो। खास बात हर्षदा ये भी है कि दोनों के मैनेजमेंट की कमेंट्री सुने, टीसीएस और इन्फोसिस, तो इन्फोसिस ज्यादा मजबूत साउंड कर रहा है, तो इस लिहाज से टीसीएस को वैसे गिरना चाहिए। लेकिन इस गिरने में दिक्कत एक ही है, चूंकि शॉर्ट्स है वो शॉर्ट्स कवर होंगी, जैसे ही शॉर्ट्स कवर होंगी उसके बाद स्टॉक कमजोर होना शुरू होगा। इनफैक्ट टीसीएस के मैनेजमेंट से हमारी मुलाकात भी होगी 8:45 पर सीएनबीसी आवाज पर, तो वहां पर आपकी नजर भी होनी चाहिए। लेकिन सवाल यही है, अगर टीसीएस में आज कमजोरी रहेगी तो इसका कितना असर बाजार पर दिखेगा और फिर आज की रणनीति क्या होनी चाहिए ट्रेडर्स? टीसीएस का भी असर दिखेगा, पूरे आईटी सेक्टर का भी दिखेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। एक्सेल टेक्निकल फिर से कमजोरी का संकेत दे दिए, तो आईटी ऐसी स्पेस है जो दबाव लगातार बना रही है और अगर एशियाई बाजार थोड़े
रिकवर ना हो या थोड़े और कमजोर हो जाएं तो फिर भारतीय बाजारों के लिए सिर्फ 15-20 पॉइंट की कमजोरी से काम नहीं चलेगा, जो कि एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है। तो अब आज के लिए ट्रेडिंग रणनीति यही होनी चाहिए कि अगर आप फ्लैट खुलें, ज्यादा नीचे ना खुलें, तो अपनी तेजी की पोजीशन को थोड़ा सा हल्का करें। जब एफआईज अपनी पोजीशन हल्का कर रहे हैं तो आपको भी हल्का रहने में कोई हर्ज नहीं है। मौका मिलेगा फिर से तेजी करने का तब की जाए, लेकिन 8090 8100 के नीचे अगर बाजार टिक गया, घंटा भर बिता दिया, तो उसके बाद आपके लिए कमजोरी बढ़ती हुई दिखेगी, जो बाजार को 8000 से लेकर 8040 की रेंज में ले जा सकती है। और वो रेंज ऐसी होगी जहां पर आपके लिए बाजार में खरीदारी के मौके बनते हुए दिखेंगे। उन लेवल्स पर आप 8000 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करते दिखें। ऊपर की तरफ 8175 8200 वो रेंज है जिसके पार जाना बेहद मुश्किल है बाजार के लिए। उन लेवल के आसपास आने पर प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, शॉर्ट्स भी बनेगी। तो ट्रेडिंग रेंज साफ डिफाइन दिख रही है और इस रेंज के बीच में आज के लिए आपके जो अहम लेवल है जिसके बेसिस पर आपको बाजार का डायरेक्शन तय करना है वो 8100 के आसपास का है। 8100 के नीचे रहे मंदी का व्यू बनाकर चलें, 8100 के ऊपर है तो घबराए नहीं, लेकिन लग रहा है बाजार एक मौका दे सकता है नीचे की तरफ आपको, और तब वो उस मौके में आप 8050 या इसके नीचे खरीदारी का एक मौका ढूंढ सकते हैं और वहां पर बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। चले बाय ऑन डिप्स की रणनीति, लेकिन याद रखिए कमजोर शुरुआत होती हुई दिखाई जरूर दे सकती है। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर लेकर आएंगे। शिपिंग कंपनियों को किस तरह से राहत देने की तैयारी में है सरकार, इस पर रहेगी नजर ब्रेक के बाद। और आज की हमारी एक्सक्लूसिव खबर, घरेलू शिपिंग कंपनियों के लिए बेहतरीन खबर आ रही है। सरकार घरेलू शिपिंग कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों से मिल रही चुनौती का सामना करने के लिए नए नियमों का ऐलान करने वाली है। हमारे सहयोगी नीरज वाजपेयी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस एक्सक्लूसिव खबर के साथ। नीरज, बताएं किन नए नियमों का ऐलान सरकार कर सकती है और किन कंपनियों को इसका फायदा होगा? देखिए, शिपिंग सेक्टर जो काफी दिक्कत में चल रहा है उसके लिए सरकार ने एक योजना बनाई है। कैबिनेट नोट तैयार हो गया है और उसमें ये कहा गया है कि जो घरेलू जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसका 50% घरेलू शिपिंग कंपनियों के साथ आपको ट्रीट करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, एमएमटीसी है, एसटीसी है, फर्टिलाइजर कंपनियां हैं, जो भी वो इंपोर्ट करती हैं या जो दूसरी कंपनियां एक्सपोर्ट करती हैं, खासतौर पर सरकारी कंपनियां जो है उनको 50% अपना ट्रेड सरकारी शिपिंग कंपनीज को या घरेलू शिपिंग कंपनीज को देना होगा। इस बात का अंदाजा लगाइए कि $57 बिलियन का फ्रेट एक साल में पे करती हैं भारतीय कंपनियां इसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के दौरान। तो ये $57 बिलियन जो है उसका 50% अगर आप रफली निकालेंगे तो 25, 26, 27 बिलियन के आसपास होता है। उतनी जो है पूंजी घरेलू कंपनियों को मिलेगी। तो एक बड़ा मूव है। सरकार का मानना यह है कि यह सेक्टर काफी दिक्कतों में चल रहा है और अगर अपनी घरेलू कंपनियां इसको सहयोग नहीं करेंगी तो दिक्कत आगे होगी। दूसरा, एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा इशू कैबिनेट नोट में रखा गया है कि जो एनर्जी सिक्योरिटी की हम लगातार बात करते हैं उसके लिए जरूरी है कि हमारी अपनी शिपिंग के जरिए हम उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें। तो वो एक ट्रिगर इसमें रखा गया है। ये मामला बहुत लंबे समय से डिस्कशन में चल रहा था कि इस तरीके का एक प्रोविजन किया जाना चाहिए और फाइनली जब एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी उसके आधार पर ये कैबिनेट नोट तैयार किया गया है और उसमें कोई विकल्प नहीं है। यही एक ऑप्शन दिया गया है कि 50% ट्रेड इनको भारतीय कंपनियों के साथ करना पड़ेगा। आज भी एक कैबिनेट है, हो सकता है इसमें भी आज चर्चा हो या अगली कैबिनेट में इस पर डिसीजन लिया जाएगा। इससे जो तमाम घरेलू कंपनियां हैं, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मर्केंटाइल लाइंस, जी शिपिंग, एचआर शिपिंग, इन सबको बड़ा फायदा होगा क्योंकि बहुत बड़ी रकम है। उतना फॉरेक्स भी भारत में आएगा। 20-25 बिलियन का फॉरेक्स अगर हर साल भारत में केवल शिपिंग कंपनियों में एक छोटा सा नियम बदलने से आ सकता है तो सरकार इसको जरूर करना चाहेगी। वैसे भी घरेलू उद्योग को बचाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। इसका रेफरेंस पॉइंट एक आपको और बता दूं कि चीन, जापान और कोरिया, 3 देशों में यही नियम ऑलरेडी लागू है। उन देशों ने अपनी शिपिंग कंपनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑलरेडी ये नियम बना रखा है, इसलिए कोई इंटरनेशनल इश्यूज भी खड़े होने की संभावना नहीं है। तो डेफिनेटली आज का सेक्टर शिपिंग होगा और इसकी तमाम कंपनियों को जबरदस्त फायदा होगा। चलिए, तो शिपिंग कंपनियों को जबरदस्त फायदा। कुछ इंटरनेशनल मॉडल्स को देखकर भारतीय सरकार भी भारतीय शिपिंग कंपनियों को और बढ़ावा देने के लिए खास ये ऐलान करने वाली और इस एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे हाथ लगी है कि पहले ऑर्डर्स भारतीय शिपिंग कंपनियों को दिए जाए और न कि मल्टीनेशनल कंपनियों को, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को। तो ये तमाम स्टॉक्स आज रेडार पर रहेंगे, लेकिन इसके अलावा दूसरे भी शेयर हैं जहां पर आज खबरों का असर देखने को मिलेगा। टॉप 10 स्टॉक्स पर अब रखते हैं नजर। हमारे साथ है सोनम, पूजा और नियति जो बताएंगे आपको कहां पर सबसे ज्यादा खबर का असर देखा जाएगा। शुरुआत करते हैं आज सोनम आपसे।
गुड मॉर्निंग। शुरुआत सन फार्मा के साथ करना चाहेंगे, जहां पर सन फार्मा की यूएस सब्सिडरी टैरो फार्मास्यूटिकल्स ने कनाडा की कंपनी ज़र्किलिस फार्मास्यूटिकल्स को अक्वायर कर लिया है। ये कंपनी कनाडा बेस्ड जो कंपनी है वो बायोसिमिलर ड्रग्स पर फोकस करती है। टैरो ने इस एक्विजिशन के लिए लगभग 25 करोड़ रुपए का कैश पेमेंट किया है और जुलाई महीने में 2017 में कंपनी इतने ही अमाउंट का फिर से एक और पेमेंट करती हुई दिखाई दी। बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर 6,000 करोड़ के ब्लैक मनी के मामले में सीबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा में बैंक के एजीएम और फॉरेस्ट ब्रांच हेड को गिरफ्तार कर लिया है और इसके अलावा सीबीआई की तरफ से भी 4 ऑफिशियल की गिरफ्तारी हुई है। यहाँ पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का कहना है कि पूरे जांच में ये खुलासा निकल कर आया है कि यहाँ पर बैंक को कोई नुकसान नहीं हुआ है। वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज घाटे में चल रहे अपने टेलीकॉम कारोबार को सर्किल के हिसाब से 6 ग्रुप कंपनियों में डीमर्ज यानी अलग करने की योजना बना रही है। इस महीने के अंत में होने वाली बोर्ड बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। आईडीबीआई बैंक अपने ओवरसीज बॉन्ड को रिडीम करने के लिए आईडीबीआई बैंक पर काफी ज्यादा दबाव मिल रहा है और इसके अलावा बैंक के सामने बॉन्ड्स की रेटिंग को डाउनग्रेड करने का भी खतरा है। ओएनजीसी फोकस में रहेगा, जहां पे कंपनी की ओवरसीज आर्म ओएनजीसी विदेश को कोलंबिया में गैस का भंडार मिल गया है। ओएनजीसी विदेश का इस ब्लॉक में 70% का हिस्सा है, वही पेट्रो डेरोब्डा का हिस्सा लगभग 30% का है। और एक तगड़ा डाउनग्रेड आया है भारत फोर्ज पर। लंबे समय से तेजी का रुख रखने वाली ब्रोकरेज हाउस फर्म सीएलएसए की तरफ से इन्होंने इसकी रेटिंग बाय यानी खरीदारी से घटा करके सेल कर दी यानी बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। 1465 से इसका लक्ष्य घटा के 745 रुपए तक का कर दिया है। हाल के करेक्शन के बाद भी 20% की गिरावट और ये यहां से देख रहे हैं। ऑपरेशनल आउटलुक बेहद कमजोर हो गया है। इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट्स का जो सेगमेंट है वो काफी खराब प्रदर्शन कर रहा है। नए ट्रक के जो ऑर्डर्स यूएस से मिलने वाले हैं वो भी कमजोर हैं, तो नियर टर्म में काफी ज्यादा नेगेटिव्स हैं। इसके कारण ये तगड़ा डाउनग्रेड दे रहे हैं भारत फोर्ज पर। आज इंडियाबुल रियल एस्टेट अपनी लंदन प्रॉपर्टी के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को ढूंढ रही है। पिछले साल कंपनी ने ये लंदन प्रॉपर्टी को अक्वायर किया था। अब कंपनी प्राइवेट इक्विटी फर्म सॉवरेन फंड्स के साथ बातचीत में है इस प्रोजेक्ट में 40% की हिस्सेदारी बेचने के लिए, जिसके जरिए इंडियाबुल रियल एस्टेट लगभग 1000 करोड़ रुपए जुटा पाएगी। इन्फो एज 101 करोड़ में इन्फो एज ने अपने पॉलिसी बाजार की शेयर होल्डिंग अपनी सब्सिडरी मेक सेंस टेक को बेची और इसके बाद सिंगापुर की वेल्थ फंड टेमासेकी आर्म मैक्रिची मैक्सेंस में 49.9% स्टेक 134 करोड़ रुपए में खरीदी। और सरकार आयात होने वाली स्टील पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने के पक्ष में है। हॉट रोल्ड स्टील के बाद अब कोल्ड रोल्ड स्टील पर भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की सलाह डायरेक्टरेट जनरल ने यहां पे दी है। चीन और कोरिया से आने वाले स्टील पर अगले 5 साल तक ये ड्यूटी लगाई जा सकती है। सीमेंस इंडिया को एनटीपीसी से लगभग 100 करोड़ का ऑर्डर मिल गया है। ईरा इंफ्रा को सरकार की तरफ से रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए लगभग 180 करोड़ का ऑर्डर मिला है। वही फ्यूचर रिटेल प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए एनसीडीज के जरिए कंपनी लगभग 100 करोड़ रुपए जुटाएगी एनसीडीज जारी करके। तो ये सभी शेयर हैं जहां पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। फिलहाल वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज के ट्रेड के लिए कौन से 5 बड़े सवाल है जिस पर आप की नजर है, जिसका जवाब जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। ये आपके लेकर आएंगे आगे। और देख लेते हैं वो बड़े सवाल जो हैं आज बाजार के सामने, जिन पर होनी चाहिए आप सबकी नजर। ये सवाल लेकर हमारे साथ है अर्शना। शुक्रिया अनिल। कई सारे स्टॉक सबसे पहले रेडार पर रहेंगे आज के सत्र में। सबसे पहले टीसीएस, क्योंकि तिमाही नतीजों ने फिर किया है निराश, क्या शेयर से निकलने का समय है, ये एक अहम सवाल है जो सभी लॉन्ग टर्म निवेशक अब पूछने लगे हैं। इसके अलावा भारत फोर्ज भी रहेगा आज रेडार पर, क्योंकि सीएलएसए ने अब इसे डाउनग्रेड किया है। इनफैक्ट अपना टारगेट इन्होंने आधा कर दिया है। तो सवाल यही है कि कितना टूटेगा शेयर आज इस ब्रोकरेज रिपोर्ट के बल पर। वहीं एचयूएल के नतीजे आने वाले हैं और एक और तिमाही रहेगी जहां पर सिंगल डिजिट में ही हम देखेंगे ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी और वॉल्यूम ग्रोथ के लिहाज से हमारा अनुमान है 6% की बढ़त देखने को मिलेगी। तो क्या हो एचयूएल में आज नतीजों से पहले की रणनीति, वो है अगला सवाल। साथ ही निफ्टी इस पूरे आलम में जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कुछ सेल ऑफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या हम 8200 की ओर बढ़ेंगे या फिर उससे पहले 8000 की तरफ 8100 के नीचे फिसलने के चांसेस हैं, खासतौर से आज ट्रेडर्स के लिए। साथ ही साथ आईपीओ मार्केट फिर से गर्म हो रहा है और काफी समय बाद हम देख रहे हैं इतना बड़ा और इतनी बड़ी जानी मानी कंपनी इशू लेकर आ रही है। कॉफी डे का इशू आज खुल रहा है।
क्या यहां पर निवेशकों को पैसा लगाना चाहिए या फिर लिस्टिंग के बाद ही इसमें निवेश करने के बारे में सोचें, इस पर भी रहेगी आज नजर। बिल्कुल हर्षदा, तो शुरुआत कॉफी डे एंटरप्राइजेस के आईपीओ के साथ ही की जाए और आज से जो आईपीओ खुल रहा है कंपनी की आगे की योजनाओं पर कैफे कॉफी डे के फाउंडर वीजी सिद्धार्थ से खास बातचीत की हमारे संवाददाता वरुण दुबे ने। हम लोग कॉफी डे एंटरप्राइजेस चालू किया 2008 में। 2010 में 900 करोड़ हम लोग राइज किया 3 इन्वेस्टर से। KKR एक अमेरिकन बड़ा इन्वेस्टर है, उससे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एंड न्यू सिल्क रोड टोटल मिलकर 900 करोड़ दिया था। वो लोग को हम प्रॉमिस किया था 5 to 7 ईयर्स में पब्लिक जाएगा और भी हमारे पास 1.5 ईयर्स टाइम है। बट वो लोग अभी नहीं बेचता है, बट स्टिल स्टॉक लिस्ट होएगा तो वो लोग को आफ्टर 1 or 2 years or 3 years there is a, if they want to get out they can get out. I don't know, as of now they are not selling any share in the market. इसलिए to create some liquidity for them in a longer run we got it, and because हमारा होल्डिंग कंपनी में 1000 करोड़ डेट था, उसमें 500 करोड़ we are paying back, only 500 करोड़ will be left with, और डिविडेंड इनकम क्या बचेगा आएगा दूसरा इन्वेस्टमेंट से, that will cover the major portion of our debt reservicing. 290 करोड़ हम लोग एक्सपेंशन ऑफ 18 मंथ्स के लिए लगा रहे हैं। That is good enough to cover our expansion plan of 135 stores every year for next 2 years and 5,000 to 6,000 vending machines for next 2 to 3 years. और इस बीच एक और अपडेट आपको दे दूं, कल देर शाम एंकर इन्वेस्टर्स को 1 करोड़ से ज्यादा शेयर अलॉट किए हैं। 17 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं इस इशू में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि जो प्राइस बैंड है 316 से 328, इसके बीचों बीच 322 रुपए पर ये शेयर कंपनी ने अलॉट किया और 334 करोड़ रुपए के शेयर इन 17 एंकर इन्वेस्टर्स को दिए गए। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं के सुब्रमण्यम साहब, अल्टा माउंट कैपिटल के। सुब्रमण्यम साहब, इससे पहले कि बाजार पर राय लूं, में एक राय आपसे, आज सीसीडी जो कॉफी डे एंटरप्राइजेज इस कंपनी का जो आईपीओ खुल रहा है, कल एंकर इन्वेस्टर्स की भी आपने बात सुनी, ये बताएं क्या राय है आपकी, निवेशकों को पैसा लगाएं या नहीं? अनिल जी, अगर हम एक इमोशनल तौर पे देखें तो आई थिंक जहां पर हम काफी इसमें यहाँ पर कॉफी डे इनकी जो स्टोर्स वगैरह है जाना आना होता है, और इमोशनली डेफिनेटली इसमें आईपीओ में सब्सक्राइब करने की मन कर रही है। लेकिन अगर आप वैल्यूएशन की लिहाज से देखते हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं लग रहा है कि काफी एक्सपेंसिव है, और भले काफी कॉफी डे का ही बिजनेस है, लेकिन इनका देखेंगे तो सिर्फ 30% आई थिंक इस इशू से जुड़े थे, और इनकी जो एग्रेसिव एक्सपेंशन की जो बात हो रही है, और अगर आप देखें तो उसमें फाइन प्रिंट में अगर आप देखें तो इनके काफी स्टोर्स भी बीच बीच में बंद भी होने की बात हो रही है। तो ऑब्वियसली एक अनिश्चितता डेफिनेटली है, और लेकिन एक इन्वेस्टर के लिहाज से आई थिंक यहाँ पर थोड़ी बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि ये जो भी इशू प्राइस है इस लेवल से लिस्टिंग गेन्स कितना होगा और एक लॉन्ग टर्म के लिहाज से कितना शायद यहाँ पर गेन्स मिलेगा, ये थोड़ी बहुत क्लाउडेड लग रहा है। तो मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर अगर मेरे निजी अगर राय तो आई थिंक आई विल वेट फॉर द लिस्टिंग, और यहाँ पर इसका जो परफॉर्मेंस एक आध क्वार्टर देखने के बाद शायद वहां पर मैं निर्णय लूंगा। आई थिंक इमीडिएटली आईपीओ में सब्सक्राइब करना आई थिंक थोड़ा मुझे डाउटफुल लग रहा है। आप कह रहे हैं कि इस समय लिस्टिंग के लिहाज से पैसा नहीं बनेगा, और लेकिन अब जो आपने कहा लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा या नहीं, आपको याद होगा जब बाकी कॉन्सेप्ट स्टॉक्स की लिस्टिंग हुई थी, स्पेशली जुबिलेंट फूड्स की मैं तुलना कर सकती हूं सीसीडी से, इसी तरह की चीजें कही गई थी कि लॉन्ग टर्म में पैसा बनाएगा या नहीं बनाएगा वो शेयर। जुबिलेंट फूड्स हमने देखा है अच्छे खासे रिटर्न्स दिखाने में कामयाब रहा है। तो लॉन्ग टर्म में प्रोवाइडेड लिस्टिंग के बाद अगर कोई लेना चाहता है शेयर के लिए, तब दोबारा विचार किया जा सकता है। डेफिनेटली आई थिंक वहां पर एक क्लैरिटी भी आ जाएगी, क्योंकि अगर हम एक आध क्वार्टर की भी इसकी परफॉर्मेंस वगैरह अगर एक मॉनिटर और विजिबिलिटी और ज्यादा आ जाएगी, तो वहां पर आई थिंक एक असेसमेंट हो जाती है कि इसका लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स कैसे हो सकता है। तो वहां पर एक आई थिंक एंट्री का एक निर्णय ले सकते हैं। आई थिंक करंट आईपीओ के स्टेज पे आई थिंक एक निर्णय लेना काफी मुश्किल है, तो आई वुड प्रेफर टू अवॉइड यहाँ पर कोई भी सब्सक्रिप्शन का, और क्योंकि यही है कि यहाँ पर वैल्यूएशन के लिहाज से मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत काफी स्ट्रेच्ड है। चलिए, महंगे वैल्यूएशन और ऐसे में लिस्टिंग के बाद खरीदारी के मौके ढूंढे, ये राय आती हुई कॉफी डे एंटरप्राइजेस के आईपीओ पर आज से खुला है ये इशू। लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटेंगे बाजार पर, और ढेर सारे स्टॉक्स पर हैं आज एक्शन, उन पर लेंगे राय, और साथ ही टीसीएस के कल देर शाम नतीजा आए, मैनेजमेंट भी जुड़ेगा हमारे साथ अब से कुछ देर में।
हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है के सुब्रमण्यम साहब, और अब तकनीकी राय देने के लिए राजेश सातपुते हमारे साथ आ चुके हैं मंगल केशव सिक्योरिटीज के हमारे स्टूडियो में। नमस्कार राजेश, स्वागत है आपका। मॉर्निंग सर। क्या लग रहा है, क्या चार्ट्स पर थकावट के संकेत हैं या फिर इतनी तेजी होने के बाद थोड़ा वक्त बाजार यहाँ बिताना जाता है नए मूव के पहले? अब ये बताएं पहले क्या होगा, 8,300 या 8,000? पहले लगता है एक बार 8050 लगाएगा और वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो मूव जो है वो जो हम लोगों ने रैली देखी 7,700 से लेके 8,200 तक, उसको भी थोड़ा हल्का हो, अगर वो भी थोड़ा रिट्रेस हो तो बाजार में आगे चल के एक स्ट्रेंथ भी बनेगा। अगर प्योरली टेक्निकली बात करें तो यहाँ पे जो प्राइस पैटर्न दिखता है दैट इज नथिंग बट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन, जिसका नेकलाइन सपोर्ट बनता है 8040 के आसपास। रफली मुझे लगता है कि जो बाजार में कॉलपुट के जो एक्शंस है उसको देखते हुए लगता है कि बाजार 8,000 के नीचे इमीडिएट तो जाएगा नहीं, तो क्योंकि वहां पे बिल्टअप बन रहा है। तो द जिस्ट इज अगर 8040 लगाएगा तो दैट विल बी ए गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। आई होप ग्लोबल संकेत भी ठीक ठाक रहेंगे वहां से, क्योंकि जो भी प्रेशर है वो ज्यादातर वहीं से आता है एंड दैट इज अनप्रेडिक्टेबल कि पता नहीं कभी कल क्या हो जाए, तो वो एक हैंगओवर हमेशा बाजार पे रहता है। तो लेकिन अगर 8050 का लेवल मिलता है देन दैट विल बी द आइडियल लेवल। टेक्निकल टारगेट जो बाजार का बनता है वो 8380 का है। ओके, 8380 का टारगेट आप जहन में रखें, लेकिन याद रखिए पहले 8,050 की ओर बाजार रुख करेगा, तो वैसी आपकी रणनीति होनी चाहिए। शायद आज थोड़ी नरमी के साथ शुरुआत होगी। लेकिन राजेश, टीसीएस पर आपकी क्या सलाह होगी? स्टॉक देखिए पिछले 2-3 दिनों में वैसे भी करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया है, पहले ही काफी ज्यादा शॉर्ट पोजीशंस बुल्ट इन है और नतीजे खराब आए, तो आज क्या आपको लग रहा है और गिरावट आएगी या फिर थोड़ा सा शॉर्ट कवर करेंगे लोग और उसके बाद फिर हम देखेंगे नई बिकवाली की पोजीशंस आती हुई? हर्षिता, मुझे लगता है यहाँ पे कॉन्ट्रा बाय बनेगा। आई डू अंडरस्टैंड कि रिजल्ट खराब है, लेकिन वो मुझे लगता है फैक्टर्ड इन है, प्राइस्ड इन है। 2750 2760 से टीसीएस में कंटिन्यूस लगातार 5 दिन से हम देख रहे हैं प्रेशर है, बिकवाली है, और इनफैक्ट इसका जो 200 डीएमए लेवल है दैट इज 2565, जो उसने कल टेस्ट भी किया और कल एज फार एज द कैंडलस्टिक पैटर्न कल हैमर भी दिया। सो इट सिंपली मीन्स कि हैमर एट द बॉटम एट द करेक्शन, इट सिंपली मीन्स कि यहाँ पे डाउन साइड जो है वो अरेस्ट होगा। तो मुझे लगता है अगर टीसीएस में काम करना है तो 2550 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और पुल बैक के लिए खेले। पुल बैक मैक्स आएगा 2700 तक। क्या मिस्टर सुब्रमण्यम आपको भी लगता है कि ये जो नतीजे हैं वो प्राइस्ड इन है? हर्षित, आई थिंक जो भी एक्सपेक्टेशंस थे, डेफिनेटली जो एक्सपेक्टेशंस कुछ खास नहीं थे, लेकिन उस लिहाज से अगर हम देखें तो जो आप बता रहे थे यहाँ पर एक शॉर्ट्स क्रिएट हुए, तो थोड़ी बहुत यहाँ पर डेफिनेटली एक बाउंस आ सकती है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, मैं जस्ट गिन रहा था लास्ट लगातार ऑलमोस्ट 12-13 महीने से इसका जो बैंड रहा है 2400-2600, इसकी इसी बैंड में आई थिंक ये घूम रहा है, और मेरा मानना है कि शायद वो बहुत बड़ा ट्रिगर की जरूरत है जहां से ये इस बैंड से निकल पाए ऊपर या फिर नीचे। तो फिलहाल आई थिंक वेट एंड वॉच करें, और मेरा मानना है शायद आज की क्लोजिंग जो भी है कल आई थिंक उसके आसपास हो सकता है एक शॉर्ट कवरिंग रैली के लिहाज से आई थिंक ऊपर एक बाउंस मिले, वहां पर आई थिंक एक बार मुनाफा वसूली करके एक बार आई थिंक एग्जिट करने का मैं डेफिनेटली सलाह दूंगा। ओके, ये राय आती टीसीएस पर इस वक्त नतीजों के बाद, लेकिन लीवर आज अपने नतीजे पेश करने वाला है। उससे पहले चार्ट्स पर क्या संकेत है राजेश, क्या खरीदारी करने के मौके दिखते हैं? क्योंकि कल आखिरी मिनटों में वैसे तो बाजार भी बढ़ा है, लेकिन बाजार के साथ साथ लीवर देखिए आप 3.25 से 3.5 के बीच में जिस तरह की पोजीशंस बनी है, लगता है लोग उम्मीद करें 6% से ज्यादा की वॉल्यूम ग्रोथ आ सकती है। अनिल जी, अगर आप प्योरली टेक्निकली रिलीवर्स को देखें तो डेली चार्ट पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस सिग्नल मिला है, और उसको भी सिग्नल मिलने के बाद भी 15 दिन हो गए, रफली 15 ट्रेडिंग सेशन है। हम देख रहे हैं कि लीवर स्लो एंड स्टेडी अपने जो गेन्स है उसको बनाए रखे हैं। 780-85 के आसपास इसने लो बनाया था, और वहां से एक टेक्निकल पुल बैक देखा हमने रफली 830 तक, 830 से लेके 810 तक करेक्ट हुआ, दैट इज अ रनिंग करेक्शन। हम देखते हैं रिलीवर जब भी 805-804 के लेवल टच करता है वहां से एक बाइंग आती है और रफली 815 पे जाके क्लोज होता है। इट सिंपली इंडिकेट्स कि यहाँ पे बायर खड़ा है। तो मुझे लगता है कि 800 के आसपास, अगर 803-804 के आसपास अगर लीवर आता है देन एक कॉन्ट्रा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। 790 का पोजिशनल बेसिस पे प्योरली एक स्टॉप लॉस रखिए। हमें लगता है कि पोजिशनली 860-865 का जो टारगेट है इस सीरीज में आना चाहिए।
चले सीरीज में 850 तक के लेवल्स आते हुए 860 तक के लेवल्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो पुल बैक की पूरी उम्मीद, लेकिन याद रखिए आज नतीजों पर पहले ये स्टॉक रिएक्ट करेगा, जहां पर अनुमान है कि वॉल्यूम ग्रोथ करीब 6% के आसपास रहेगी। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ये वायदे बाजार की रणनीति भी आपको बताएंगे कि क्या फिलहाल आपकी पोजीशन होनी चाहिए एफएनओ ट्रेड में, और टीसीएस का मैनेजमेंट हमारे साथ होगा इस ब्रेक के बाद भी। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और हमारे साथ हमारे जानकार राजेश सतपथे, के सुब्रमण्यम और साथ ही अब वायदे बाजार की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिद्धार्थ भामरे। सिद्धार्थ, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। कल के डेटा हम पढ़ रहे थे जहां पर हमने देखा एफआईआईज की ओर से इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स दोनों में ही बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या संकेत है कि अब लोगों को सावधान हो जाना चाहिए? आप अपने क्लाइंट्स को क्या सलाह दे रहे हैं? क्या कुछ बिकवाली की पोजीशन लेना ठीक है इस समय? गुड मॉर्निंग अर्चना। ओवरऑल पहले पोजीशन अगर रुझान देखें मार्केट का, तो ये मार्केट में एक अच्छा खासा बाउंस बैक आया है। हमने देखा कि एफआईआईज इंडेक्स फ्यूचर्स में कंसिस्टेंटली लॉन्ग पोजीशंस बना रहे थे। हालांकि दी क्वांटम ऑन डेली बेसिस वाज नॉट मोर देन 1200 करोड़, लेकिन 500 करोड़, 600 करोड़, किसी दिन 800 करोड़ की ऐसे लॉन्ग पोजीशंस बनती रही है कंटिन्यूसली सिंस लास्ट 7-8 ट्रेडिंग सेशंस। कैश में इतनी बाइंग नहीं हुई है एफआईआईज की तरफ से। जनरली हम कहते हैं कि एक बॉटम बन गया है, और वो बॉटम बनने के बाद जब मार्केट बैउंस बैक होता है तो ये जो स्ट्रॉन्गर हैंड्स होते हैं ये काफी एग्रेसिव बाइंग करते हैं। तो हालांकि एफआईआईज की बाइंग हुई है, इतनी एग्रेसिव नहीं हुई। तो ये जो मोमेंटम स्टार्ट हुआ है इसकी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर अभी भी क्वेश्चन मार्क है। जहां तक कल के आंकड़े हैं एफआईआईज के, ये लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, क्योंकि अगर आप देखिए फ्यूचर्स का जो इंडेक्स फ्यूचर्स का सेल फिगर है, साथ में ओपन इंटरेस्ट में रिडक्शन हुआ है, एंड सिमिलरली निफ्टी में भी आप देखेंगे ओपन इंटरेस्ट रिडक्शन हुआ है। कल मार्केट नीचे आने के बावजूद भी आईवीज भी थोड़े करेक्ट हुए हैं और अब बिलो 17% है। तो ये डेटा ये नहीं दर्शाता है कि आप शॉर्ट चले जाए मार्केट पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मुझे लगता है कि मार्केट एक लल पीरियड में जा रहा है, ना सिग्निफिकेंट बाइंग हो रही है, ना एग्रेसिव सेलिंग हो रही है। स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप इंडेक्स की डेटा में अगर बैंक निफ्टी को भी देखना जरूरी होगा इसमें, तो बैंक निफ्टी में एक खासी वीकनेस देख रहे हैं। उसके कुछ स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स लाइक एक्सिस बैंक में काफी वीकनेस है, और जो पीएसयू स्पेस है वो भी थोड़ा एक मिक्स रुझान है, लेकिन एक नीचे के स्तर पे बाइंग का संकेत दिखा रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में थोड़ी वीकनेस, पीएसयू में ओके सा अपसाइड मोमेंटम, दिस ऑल इज सजेस्टिंग दैट ये मार्केट इज नॉट गोइंग इन हरी एनीवेयर। At the same time, it is clear to us that we are not going aggressive long at this point of time. अगर आंकड़े और मजबूत होते हैं सेलिंग के एफआईआईज की तरफ से, जो हालांकि अभी तक नहीं हुए, आई थिंक दैट वुड बी अ गुड टाइम टू गो शॉर्ट इन दिस मार्केट। तो पोजिशनल ट्रेडर को मुझे लगता है कि अभी इमीडिएटली एग्रेसिव शॉर्ट पोजिशंस नहीं बनानी चाहिए। ये राय आती है। लेकिन एक बड़ी खबर और एक्सक्लूसिव खबर सीएनबीसी आवाज की शिपिंग कंपनियों को लेकर, यहाँ पर शिपिंग कंपनियों को बड़ी एक अच्छी राहत वाली खबर है कि जितने ऑर्डर शिपिंग कंपनियों के लिए जाते हैं उसके 50% ऑर्डर घरेलू शिपिंग कंपनियों को दिए जाएंगे। ये हमारी एक्सक्लूसिव खबर है, यानी कि $25 बिलियन से ज्यादा के ऑर्डर इन्हें मिल सकते हैं। ये प्रस्ताव है जिस पर सरकार विचार कर रही है। अब ये सेक्टर के लिए बड़ी पॉजिटिव खबर है, स्टॉक चल भी सकते हैं। तकनीकी तौर पर बताएं राजेश की मार्केटर, शिपिंग कॉरपोरेशन, जी शिपिंग, ये स्टॉक्स क्या चार्ट्स पर मजबूत दिख रहे हैं? कौन सा सबसे बेहतर दिख रहा है? कहां खरीदारी करनी चाहिए? अनिल जी, मार्केटर लाइन सबसे ज्यादा बेहतर दिखता है। शिपिंग कॉरपोरेशन में ऑलरेडी स्टीम है, ऑलरेडी वो चल ही रहा है। लेकिन अगर अपने को फ्रेश लॉन्ग करना है, कुछ नया बनाना है, तो मुझे लगता है कि मार्केटर लाइन ज्यादा बेहतर लगता है। एज फार एज द वीकली चार्ट इज कंसर्न, जो 200 वीक सपोर्ट बनता है वो रफली 22-21 के आसपास बनता है। एंड कोइंसिडेंटली अगर डेली 200 डीएमए देखो तो वो भी इसी लेवल पे कोइंसाइड करता है। तो यू कैन से 20 and 21 इज एन एक्यूमुलेशन लेवल। मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट टर्म में मार्केटर इसके नीचे जाएगा, और इनफैक्ट अगर यहां से रैली चालू होता है तो इसका जो टेक्निकल टारगेट बनता है वो 34 का है। सो यू कैन से एटलीस्ट 50% जंप इन द प्राइस इटसेल्फ। तो मुझे लगता है कि अगर एक कॉन्ट्रा बाय करना है तो मार्केटर लाइंस में कर सकते हो। आपका जो पोजिशनल स्टॉप लॉस होना चाहिए वो रफली 19 के आसपास होना चाहिए। जी शिपिंग सेकंड लेग में मुझे लगता है थोड़ा बेटर है।
जी शिपिंग में एक ही प्रॉब्लम है, इसमें जो पुलबैक्स आते हैं उसमें सप्लाई भी थोड़ा स्ट्रांग है, तो सप्लाई डिमांड के चलते जी शिपिंग में प्रेशर लगता है। लेकिन टेक्निकली मैं सिर्फ बोलूंगा 350 के आसपास इसमें बहुत अच्छा बेस फॉर्मेशन है, और कल भी देखा हमने 350 के आसपास इसने एक डिप दिया था, लेकिन एंड में 360 तक क्लोज दिया, तो इट सिंपली मीन्स 350 पे बायर अभी भी खड़ा है। सो अगर कॉन्ट्रा बाइंग करना है तो 350 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। अपसाइड में 380-85 के टारगेट्स आने चाहिए फॉलोइंग द न्यूज। ओके, तो यहाँ पर मर्केंटाइल और जीई शिपिंग, यहाँ पर सबसे ज्यादा मौका है आज तेजी के ट्रेड का, और इस खबर पर भी आपकी नजर रहनी चाहिए कि सरकार यहाँ पर एक नई पॉलिसी बना रही है शिपिंग कंपनियों के लिए। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे नजरें रहेंगी टीसीएस के मैनेजमेंट की कमेंट्री पर। क्या यहाँ पर हाईलाइट रहे हैं सेकंड क्वार्टर के, यहाँ से आगे का माहौल कैसा दिखेगा, इस सब पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे कंपनी के सीएफओ राजेश गोपीनाथ और साथ ही अजेंद्र मुखर्जी जो है कंपनी के ईवीपी और हेड ग्लोबल एचआर।